हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। मैं हूं सुनील अग्रवाल। आज हम बनाने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 एंड आज का जो टॉपिक है, जो स्पेशल फोकस रहेगा आज के टॉपिक पे, दैट इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है, एक सर्किट एग्ज़ाम में बनता है। लेकिन अगर आपको नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया है तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इट इज़ ए वेरी वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप सभी लोग मैश और नोडल के जो वीडियोस हैं जो हमने बनाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो आपको दिए हैं, समझा के सॉल्व करके दिए गए हैं आप सभी को, तो वो सारे कंप्लीट करें, उसके बाद ही सुपरपोजिशन थ्योरम पर आएँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली लीनियरिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। लीनियरिटी प्रिंसिपल क्या है? लीनियरिटी प्रिंसिपल बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है। ठीक है, वी हैव ए सिस्टम हेयर। इस सिस्टम पर हमने एक इनपुट लगाया यहाँ से, लेट अस से x1t। ठीक है, एक इनपुट हमने दिया है इसको x1t। तो इस सिस्टम को जब हम x1t इनपुट देते हैं तो ये सिस्टम हमें ऑफर करता है एक आउटपुट जो है y1t। ठीक है, x1t इनपुट देने के बाद ये सिस्टम हमें ऑफर कर रहा है y1t आउटपुट। राइट नाउ सेम सिस्टम अगर हमारे पास है, वी हैव सेम सिस्टम, इसी सिस्टम को हम एक दूसरा इनपुट देंगे। नाउ दिस टाइम आवर इनपुट इज़ x2t। तो x2t देने के बाद ये सिस्टम हमें एक आउटपुट ऑफर करता है, लेट अस से दिस इज़ y2t। ठीक है, तो इस सिस्टम को जब हमने x1t इनपुट दिया तो आउटपुट हमें मिला y1t, और जब हमने इसको x2t इनपुट दिया तो हमें आउटपुट मिलता है y2t। राइट, देन फर्दर सेम सिस्टम पे अगर हम एक ऐसा इनपुट लगाएं जो कि xt है, एंड xt इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू x1t प्लस x2t। मतलब दोनों अगर इनपुट्स को सम करके एक साथ सिस्टम पर लगाया जाए, जिसको हमने लिया है xt नाम से, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट हैज़ टू बी इक्वल्स टू yt, एंड yt मस्ट बी इक्वल्स टू y1t प्लस y2t। ठीक है, ये होता है लीनियरिटी प्रिंसिपल कि किसी भी सिस्टम को आप जितना इनपुट दोगे उतना वो सिस्टम आपको आउटपुट ऑफर करता है। और अगर आप मल्टीपल इनपुट्स को सिस्टम पर अप्लाई करते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट होगा इंडिविजुअल आउटपुट्स के सम के बराबर। ठीक है, तो यही वर्किंग प्रिंसिपल हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम में भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है, वो ये है कि सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर सिस्टम्स के लिए काम करती है। मतलब अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम को सर्किट में लगाना चाहते हैं तो सर्किट आपका कैसा होना चाहिए? लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क का मतलब है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जो सर्किट में लगे हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स लीनियर एलिमेंट्स होने चाहिए। लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं लीनियर नेटवर्क के बारे में, लीनियर एलिमेंट्स के बारे में। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, वो एक लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं, एक साथ एक ही प्रोपोर्शन में चलते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप सुपरपोजिशन थ्योरम को नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए काम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्किट एक लीनियर नेटवर्क होना चाहिए। दूसरी चीज़, सर्किट के अंदर जो टाइप ऑफ सोर्सेज हैं वो टाइप ऑफ सोर्सेज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने सोर्सेज पढ़े थे उनमें से वी कैन हैव डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्सेज।
राइट। तो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही टाइप के सोर्स सर्किट में हो सकते हैं। ऑल्दो आपके जो सिलेबस में जो सर्किट्स हैं जो हमें स्टडी करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट टाइप के सोर्सेज से ही स्टडी करना है। हमारे सिलेबस में कोई भी सर्किट डिपेंडेंट सोर्स से सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता। तो किसी भी मेथड में हम डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ सोर्सेज की ही बात यहाँ पर करते जा रहे हैं, राइट। तो पहली तो चीज़ ये थी जो हमने अभी सीखी कि लीनियरिटी प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और इसी के ऊपर आपका सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड है। दूसरी चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट काम उससे होगा हमें। वो है सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना, सोर्सेज डीएक्टिवेशन, क्योंकि इसका हमें बहुत ज़रूरत पड़ता है। सोर्सेज को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेशन का मतलब है कि जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू सर्किट के लिए ज़ीरो हो जाए, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी उसका इनपुट सर्किट के लिए अप्लाइड ना हो। तो एक वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का सबसे अच्छा क्या तरीका होता है, हमें पता है वोल्टेज सोर्स इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली मतलब है अगर ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो वोल्टेज सोर्स में यहाँ पर हमें दे रखा है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वोल्टेज की वैल्यू को ज़ीरो करना है, और इस वोल्टेज की वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए हमारे पास कंडीशन है वी ए माइनस वी बी मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये होना चाहिए। और इसको होने के लिए आपको क्या कंडीशन मिली, आपको मिली वी ए मस्ट बी इक्वल्स टू वी बी, राइट। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी कब होगा, वी ए इक्वल्स टू वी बी सिर्फ तब हो सकता है जब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, पोटेंशियल सेम हो जाए। और दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम कब होगा, जब ए और बी दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिल जाएंगे। जब ए और बी दोनों पोटेंशियल एक दूसरे से पॉइंट एक दूसरे से मिल जाएंगे तो तब हम कहेंगे कि ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो चुका है और ए और बी पॉइंट दोनों के दोनों एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो दैट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंपल सीरीज सर्किट। मान लीजिए इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज सोर्स लगा था, इन दोनों वोल्टेज सोर्स के बीच में जो वोल्टेज सोर्स लगा था उसको हम हटाएंगे और उसकी जगह पर एक शॉर्ट सर्किट लगा देंगे। सो ए वोल्टेज सोर्स is deactivated or turned off by replacing it using a short circuited, ठीक है। ये एक शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच है, ये आपका ए टर्मिनल था और ये आपका बी टर्मिनल था। दिस इज हाउ वी विल डीएक्टिवेट और टर्न ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा सर्किट के अंदर। जो दूसरा हमारे पास है सोर्स वो होता है करंट सोर्स, ठीक है। ये हमारे पास करंट सोर्स है। अब किसी करंट सोर्स की वैल्यू आई, मान लीजिए आई वैल्यू है, उसको आपको ज़ीरो करना है। तो कैसे एक करंट सोर्स की वैल्यू को ज़ीरो किया जाता है, करंट को ज़ीरो करने के लिए हमें पता है सर्किट को ब्रेक कर दें, सर्किट को इंटरप्ट कर दें। अगर सर्किट टूट जाए, बीच में से ब्रेक हो जाए तो करंट का जो पाथ है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज पाथ से ही निकल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस टर्मिनल को अगर यहाँ से ब्रेक कर दें तो ये जो करंट का फ्लो था ये बंद हो जाना चाहिए, या इस तरफ से ब्रेक कर दें तो भी ये करंट सोर्स ब्लॉक हो जाएगा, करंट का जो वैल्यू है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। इट मीन्स करंट सोर्स को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सर्किट को ब्रेक कर देना चाहिए, और ब्रेक का मतलब होता है ओपन सर्किट, ठीक है। इट मीन्स जब भी करंट सोर्स को डीएक्टिवेट या टर्न ऑफ करना हो तो हमें सबसे पहले उस करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना चाहिए। ओपन सर्किट से वो जैसे ही रिप्लेस होगा वैसे ही आपका वोल्टेज सोर्स का जो करंट था वो फ्लो होना बंद हो जाएगा, और फ्लो होने के बंद के साथ साथ हमें क्या अचीव होगा, हमें करंट सोर्स डीएक्टिवेटेड मिलेगा, हमें करंट सोर्स टर्न्ड ऑफ स्टेट में मिलेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर मेजरली ध्यान रखनी है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दो ही टाइप के सोर्सेज हमें यहाँ पर मिलेंगे सर्किट के अंदर, और जब भी हमें उनको टर्न ऑफ या डीएक्टिवेट करना होगा तो हम इसी मेथड का, इसी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सुपरपोजिशन के स्टेटमेंट पे। सुपरपोजिशन का एक स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कि सुपरपोजिशन के स्टेटमेंट को बताइए, ठीक है। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं।
सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहता है ये, सबसे पहले रीड करेंगे। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्स इन ए लीनियर सर्किट एट एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल सोर्सेज can be calculated by summing the effects of each source considered separately, all other sources being made inoperative or turned off। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सीधी सीधी सिंपल सी भाषा में समझा जाए कि ये थ्योरम कहती है कि किसी भी एक लीनियर नेटवर्क के किसी भी प्लेस पे जहाँ मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हों, अगर हमें करंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम हर एक सोर्स से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करके लास्ट में क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और या फिर एक सर्किट है। अब इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक सर्किट से कंपेयर करते हैं। ये आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हैं। जैसे ये देखिए, कम से कम 2 सोर्स होने चाहिए मल्टीपल के लिए। यहाँ की कंडीशन है कि सुपरपोजिशन थ्योरम आप सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब एटलीस्ट 2 सोर्सेज सर्किट में हो, चाहे वो किसी भी टाइप के क्यों ना हो, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, राइट। तो जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज किसी सर्किट में लगे हैं तो आप क्या करते हैं, आप दोनों सोर्सेज से फ्लो होने वाला जो नेट रिस्पॉन्स है, नेट करंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इंडिविजुअल सोर्स को सेलेक्ट करते हैं बाय कीपिंग अदर सोर्सेज डीएक्टिवेटेड, और इंडिविजुअल सोर्स से उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करके फाइनली उनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, तो यही आपको थ्योरम भी कह रही है कि किसी भी सर्किट में जहां मल्टीपल सोर्सेज लगे हुए हों, उसमें आपको किसी ब्रांच में अगर करंट फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, आप एक एक सोर्स को कंसिडर करते हुए बाय कीपिंग ऑल अदर सोर्सेज डीएक्टिवेटेड उसी सेम ब्रांच में करंट निकालते जाएंगे, और लास्टली जो नेट करंट फ्लो होगा ड्यू टू ऑल द कंबाइंड सोर्सेज, वो क्या होना चाहिए, वो सम होना चाहिए इंडिविजुअल सोर्सेज के रिस्पॉन्स के बराबर। ठीक है, ये आपका जनरल स्टेटमेंट हो गया जो कि सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें याद रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड इसको याद नहीं रखना है, बस इसको समझ के अपनी भाषा में अगर हम क्रिएट करके लिख दें तो भी ये यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर रखनी है कि कैसे ये करना है। नाउ इसका प्रोसीजर क्या है, हाउ वी प्रोसीड विद दिस सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर हमें किसी क्वेश्चन को दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फाइंड आउट सम करंट बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि कितने सोर्सेज हैं वहाँ पर, ये हमें पता करना है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज काउंट एंड आइडेंटिफाई द सोर्सेज। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि किस किस टाइप के सोर्स हैं और कितने सोर्सेज हैं। कंडीशन है कि कम से कम 2 सोर्स होने चाहिए और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई ऑफ सोर्स करने का मतलब है कि हमें ये पता चल जाए कि ये वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स को जब डीएक्टिवेट करेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट होगा और करंट सोर्स को जब डीएक्टिवेट करेंगे तो वो ओपन सर्किट होगा। दूसरा स्टेप है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट वन सोर्स। अब जितने भी सोर्सेज सर्किट में हैं, 2, 3, 4 मल्टीपल हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, उनमें से किसी एक सोर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और एंड रिप्लेस ऑल अदर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सॉरी, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 एंड करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। हम अभी जो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कर रहे हैं वो इसका यही मीनिंग है। वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ही रेजिस्टेंस 0 होता है। और करंट सोर्स में जब हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन सर्किट का ही मतलब है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो हमें क्या करना है, किसी एक सोर्स को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो बचे हुए सोर्सेज हैं उन सबको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट मतलब 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस। नाउ द थर्ड स्टेप इज
जो आपने सोर्स लिया है, एक ही सोर्स लिया है, बाकी सबको डीएक्टिवेट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, उस सोर्स के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व द सर्किट एंड कैलकुलेट द करंट और वोल्टेज, जो भी आपसे पूछा है करंट और वोल्टेज एट डिज़ायर्ड प्लेस। जहाँ भी आपसे करंट या वोल्टेज निकालने को कहा गया है, उस पर्टिकुलर जगह का आपको वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करना है, उसी पर्टिकुलर सोर्स के साथ जो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक आंसर मिल जाएगा करंट या वोल्टेज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा रिपीट स्टेप 3, 2 एंड 3। आपको 2 और 3 का स्टेप को रिपीट करना है फॉर एवरी सोर्स। जितने भी सोर्स सर्किट में हैं, पहला तो आपने काम कर लिया नंबर 2 और नंबर 3 स्टेप से। उसके बाद यहाँ से एक आपका आंसर निकल आया। आंसर निकालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को वापस से रिपीट करना है फॉर अदर सोर्स, जो दूसरा सोर्स है, और फिर थर्ड के साथ साथ एक और सॉल्यूशन निकालना है, एक और आंसर निकालना है। इस तरह से ये स्टेप्स रिपीट करते चलने हैं जितने भी नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा, सारे सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आएगा। वो क्या होगा, एल्जेब्रिकली ऐड ऑल द वोल्टेजेस और करंट। जो भी आप निकाल रहे थे, वोल्टेज निकाल रहे थे या करंट निकाल रहे थे, ठीक है, एल्जेब्रिकली ऐड ऑल द वोल्टेजेस और करंट्स, जो भी आपने निकाले हैं उन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा वही आपका लास्ट फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है एल्जेब्रिकली। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम एल्जेब्रिकली का वर्ड का यूज़ करते हैं तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम पोलैरिटीज़ इन केस ऑफ वोल्टेज एंड डायरेक्शंस इन केस ऑफ करंट हमेशा कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया स्टेप्स कि किस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्विकली एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए उस क्वेश्चन में क्या क्या करना होगा। तो लेट्स से कि वी हैव ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, देन एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये है 40 वोल्ट, ये है 35 वोल्ट, दिस इज़ 3 ओम, 4 ओम एंड 2 ओम। ये आपके पास सर्किट है। आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द करंट, फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको निकालना है करंट। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि नंबर ऑफ सोर्सेज और टाइप ऑफ सोर्सेज। 2 सोर्स हैं, एक 35 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक 40 वोल्ट का दूसरा वोल्टेज सोर्स है, मतलब 2 सोर्सेज हैं। 2 सोर्सेज है, इट मीन्स वी कैन अप्लाई ए सुपरपोजिशन थ्योरम हियर, अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि कंसिडर एनी वन सोर्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों में से कोई एक सोर्स लेना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 1। ये क्वेश्चन सॉल्व का स्टेप 1 है। ठीक है, जो प्रोसीजर था उसका स्टेप 1 दूसरा है, वो हमें जस्ट समझने के लिए लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आएंगे वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1, कंसिडर 35 वोल्ट सोर्स। हमने क्या किया, पहले 35 वोल्ट के सोर्स को ले लिया है, मतलब 40 वोल्ट का सोर्स जो है उसको क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, छोड़ देंगे उसको। छोड़ने के लिए हमें एक नया सर्किट क्रिएट करना होगा जिससे कि हम उस नए सर्किट के हिसाब से आगे काम कर सके। 35 वोल्ट के सोर्स को लेना है तो हमने ये लगाया 35 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। सिर्फ जहाँ पर आपका सोर्स लगा था उस सोर्स को आपको
अपने कंसीडरेशन के हिसाब से यूज़ करना है। अब ये वोल्टेज सोर्स था और वोल्टेज सोर्स को हमें डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट। ये हो गया 4 ओम। ये आपका अब नया सर्किट है जिसको आपको सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप इस सर्किट में सॉल्व करेंगे वो 2 ओम में करंट के लिए आप सॉल्व करोगे। अब कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास दो मेथड्स हैं, एक मेथड है नोडल एनालिसिस और दूसरा मेथड है मैश एनालिसिस। आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, सिर्फ वो मेथड आप लगाइए, क्योंकि यहाँ पर मेन पर्पज़ है सर्किट को पूरी तरह से सॉल्व करना। यहाँ मैश और नोडल से करना है, इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं होता है। आपको सुपरपोजिशन का क्वेश्चन करना है एंड स्टेप 1 को सॉल्व करना है, जिसमें आपको 2 ओम के थ्रू करंट कैलकुलेट करना है। Now you can find out this current through this 2 ohm resistance by using any method जो आपको आती हो, वो मैश हो या नोडल एनालिसिस हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें मैश लगाएंगे तो आपको पता है मैश के लिए आपको मैश कैलकुलेट करने होंगे, 1 2 2 मैश हैं तो 2 अननोन्स करंट होंगे। और अगर नोडल लगाओगे तो नोडल में आपको जंक्शन देखने होंगे, यहाँ पर एक ऊपर जंक्शन है, एक नीचे जंक्शन है, उसमें से एक को आप ग्राउंड करोगे। ग्राउंड करने के बाद आप अपनी मेथड्स को जो भी हम पीछे अडॉप्ट करते आ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, वो करते हुए चलोगे। आप देखोगे कि एक जंक्शन ग्राउंड हो जाएगा और एक जंक्शन अननोन रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर मैश और नोडल में से अगर आपको दोनों ही मेथड अच्छे से आती हैं तो आपको वो मेथड चूज़ करनी चाहिए जो कम से कम स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दे। और अगर आपको कोई भी एक मेथड ज़्यादा अच्छे से आती है तो इट्स बेटर कि आप उसी मेथड को यहाँ पर चूज़ करते हुए चलें। तो मैं सबसे पहले मैश से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं अभी इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक फॉर मैश एनालिसिस। मैश से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये I1 करंट होगा, ये I2 करंट होगा। सारी पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। यहाँ से I1 जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से I2 जाएगा प्लस माइनस, ऊपर से I1 माइनस I2 आएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा मैश बनेगा। मैश 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे फॉर मैश 1। मैश 1 का इक्वेशन बनेगा -35, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज जाऊँगा, प्लस 3I1 प्लस 2I1 minus I2 is equals to 0. Further, after simplifying, what I will get, plus 3I1 plus 2I1 minus 2I2 is equals to 0. 3 into 5I1 minus 2I2 is equals to 35. This is equation number 1. Now for mesh 2. mesh 2 के लिए जाऊँगा, mesh 2 को सॉल्व करते हैं। ये है क्लॉकवाइज चलेंगे, 4I2, यहाँ कुछ भी नहीं है, इधर आएंगे -2I1 minus I2 is equals to 0. After simplifying we will get -2I1 plus 6I2 is equals to 0. ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है I1 और I2 के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है वो इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए 2 ओम में रेजिस्टेंस निकालना है। तो लेट अस सॉल्व दिस। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, आप वैल्यूज़ को इनपुट डालेंगे। 5 -2 35 -2 6 एंड 0। आपको जो आंसर मिला वो मिला I1 इज इक्वल्स टू 8.076 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल्स टू 2.692 एम्पियर। ये आपके पास आंसर आ गए दोनों I1 और I2 के। नाउ आपको करना क्या था, ये ध्यान हमें रखना है, हमारा काम I1 I2 निकाल के ख़त्म नहीं हो जाता, हमें निकालना था करंट इन 2 ओम। सो करंट इन 2 ओम कितना है, I1 माइनस I2। सो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 की वैल्यू हमारे पास है 8.076 माइनस 2.692 इज इक्वल्स टू 5.384 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है फर्स्ट स्टेप का। 2 ओम करंट, ओम में रेजिस्टेंस में करंट जिसका वैल्यू है 5.384। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये देखिए मैंने अभी स्टेप 1 को सॉल्व किया है मैश एनालिसिस का यूज़ करके, ठीक है, जिससे हमारा आंसर आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको नोडल एनालिसिस से करके दिखाऊं तो सेम स्टेप को हम करेंगे बाय यूजिंग नोडल। नाउ हम सारी मेथड्स को समझ रहे हैं, अभी नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं स्टेप 1 के लिए। आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप सिर्फ उसी से करेंगे। सर्किट है हमारे पास ये वाला,
ठीक है, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम एंड ये है 35 वोल्ट्स। नोडल लगाएंगे तो नोडल में हमें जंक्शन चाहिए, एक जंक्शन ऊपर है, एक जंक्शन नीचे है। मान लीजिए नीचे वाले को ग्राउंड कर दिया, ऊपर है हमारे पास ए जंक्शन, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है तो सुपर नोड वाले केस यहाँ पर नहीं बनेगा। एक ही जंक्शन अननोन है तो एक ही जंक्शन अननोन है तो उस पर आप करंट लगाएंगे, दिस इज़ I1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I3। तो एट जंक्शन 1, एट जंक्शन ए इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों आउटगोइंग है इज इक्वल्स टू 0। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद I1 I2 I3 का वैल्यू लिखेंगे तो I1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा VA माइनस 35/3, ये 0 हो गया, प्लस VA/2 प्लस VA/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा 12 एलसीएम, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा 4VA माइनस 140 प्लस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 6 इज 10 प्लस 13, VA इज इक्वल्स टू 140 एंड VA इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 140/13, ये आ गया 10.769 वोल्ट्स। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था करंट इन 2 ओम, तो करंट in 2 ohm is equals to I2, that is VA/2 is equals to 10.769 divided by 2 is equals to 5.384 एम्पियर। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ये देखिए क्या हमें पता चला, मैश से जो आंसर निकाला था वो था 5.384 एम्पियर इन डाउनवर्ड, नोडल से जो आंसर निकाला वो भी है 5.384 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, कभी भी आंसर अलग नहीं आ सकता, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो आप जो मेथड आपको समझ में आए वो मेथड आप यहाँ से कर लें। तो स्टेप 1 हो गया हमारा, स्टेप 1 से हमें आंसर मिला है 5.384 एम्पियर, ठीक है, ये हमारा काम हो गया है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, तो स्टेप नंबर 2 भी हम करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 है हमारा, स्टेप 2 फॉर द सेकंड सोर्स, ठीक है, एक सोर्स हो चुका है, दूसरा सोर्स कंसिडर करना है। यहाँ लिखेंगे कंसिडर, दूसरा सोर्स है हमारे पास 40 वोल्ट का, कंसिडर 40 वोल्ट सोर्स। 40 वोल्ट सोर्स को कंसिडर जब आप करेंगे तो एक नया सर्किट बनेगा। सर्किट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो वोल्टेज सोर्स था 35 उसको आप शॉर्ट कर देंगे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ लगा देंगे। 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 40 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास सर्किट है। अब चूंकि सर्किट का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल इसी तरह का है, और ये हमने देख लिया कि जब मैश से हमने किया था तो 2 इक्वेशन बनी थी, और जब नोडल से किया तो सिंगल इक्वेशन में काम हो गया। तो हम स्टेप 2 को सिर्फ नोडल एनालिसिस से ही सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं आपको सिर्फ नोडल एनालिसिस को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 जंक्शन है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ऊपर A है नीचे B है, B को हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने के बाद हमने देखा कि ये जो 40 वोल्ट है इसके साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा है, तो कोई भी सुपर नोड वाला केस यहाँ नहीं बनेगा। तो आपके पास एक अननोन जंक्शन है, उस अननोन जंक्शन पे आपने करंट फ्लो कराए। पहला करंट है ये I1, दूसरा करंट है I2, तीसरा करंट है I3, 3 करंट फ्लो करा दिए। देन एट जंक्शन A फिर से जंक्शन पर KCL इक्वेशन लिखेंगे, क्या मिलेगी, तीनों करंट आउटगोइंग है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। I1 का वैल्यू क्या हो गया, VA माइनस VB/3, VB 0 है तो VA/3। I2 का वैल्यू क्या होगा, VA माइनस VB/2 यानी कि VA/2 प्लस I3 का वैल्यू क्या होगा, VA माइनस 40 माइनस 0, VA माइनस 40/4 इज इक्वल्स टू 0। आ गई इक्वेशन। फिर से LCM 12 आएगा, 12 LCM लेके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4VA प्लस 6VA प्लस 3VA माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करेंगे, 6 4 10 और 3 13 VA इज इक्वल्स टू 120, VA इज इक्वल्स टू 120/13, 120/13 हो गया आपका 9.230 वोल्ट्स। एंड फाइनली आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था स्टेप 2 से करंट इन 2 ओम, दैट इज इक्वल्स टू है VA/2 इक्वल्स टू VA/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 4.615 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों से आपको क्या पता चला, पहला स्टेप ये है नोडल से जो किया गया है, मैश से मैंने दूसरे पेज पे किया था। दूसरा स्टेप ये था जो मैंने किया है, दोनों ही केस में आपने करंट वहीं पर निकाला है जहाँ आपसे पूछा गया था 2 ओम में। तो यहाँ से भी मेरा 2 ओम में करंट आ गया, यहाँ से मेरा 2 ओम में करंट आ गया। फाइनल आंसर बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे नेट करंट इन 2 ओम इक्वल्स टू पहले स्टेप का आंसर प्लस दूसरे स्टेप का आंसर, दोनों को ऐड करना है लेकिन एल्जेब्रिकली। ठीक है, एल्जेब्रिकली का मतलब है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो पहले डायरेक्शन सेम बनाएंगे तब उसको ऐड करेंगे। हम देखते हैं कि दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो सिंपली ऐड हो जाएगा 5.384 प्लस 4.615 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। अब जो सुपर पोजिशन का फाइनल आंसर होगा वो होगा 10 एम्पियर, जिसमें फर्स्ट स्टेप का आंसर है ये, सेकंड स्टेप का आंसर है ये, एंड नेट करंट का आंसर है 10 एम्पियर। इस तरह से आपको सुपर पोजिशन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरे एक क्वेश्चन का मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं। आपको सीखने के लिए इस लेक्चर से पूरा सुपर पोजिशन थ्योरम का जो मेथड है वो सीखना है, और सीखने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से समझना है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैश और नोडल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट एक मेथड तो आना ही चाहिए अगर आपको सुपर पोजिशन का मेथड अटेम्प्ट करना है तो। ठीक है, तो मैश और नोडल को समझने के लिए आप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद सुपर पोजिशन थ्योरम करें और उसको प्रैक्टिस करें। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पूरे जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसके सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप उनको देख के पढ़ते रहें। और अगर आपको कोई दिक्कत या डाउट आता है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने दे रखा है, वो डिस्कशन लिंक है, आप उस पर अपना डाउट को, क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।